सो लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वो वीडियो थोड़ी मिस हो गई थी मुझसे, तो चलें उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एंटीबॉडी की बात कर रहा था और हमने कहा था कि एंटीबॉडी जो है वो कंबाइन करती है एंटीजन के साथ एट अ वेरिएबल रीजन। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये पूरा कांस्टेंट रीजन है और ये है जो ये वाला रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन के ऊपर यहाँ पर पेप्टाइड के साथ बाइंड करने की जगह होती है, जिसको हम पेप्टाइड बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं, और वहाँ पर आपका एंटीबॉडी के साथ एंटीजन बाइंड कर जाता है। और हाँ, एंटीबॉडी बाइंड करने के लिए आपको किसी मैक्रोफेज की ज़रूरत नहीं होती। और जो आपके कांस्टेंट रीजन है वहाँ पे आपका, खैर ये एक करेक्ट आंसर, कांस्टेंट रीजन पे आपके मैक्रोफेज बाइंड करते हैं। यहाँ ऊपर कांस्टेंट रीजन के ऊपर जो ऊपर वाला रीजन होता है कांस्टेंट का, वहाँ पे बाइंड करता है आपका कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, और नीचे बाइंड करता है आपका मैक्रोफेज। सो ये द करेक्ट आंसर इज़ ओनली एट वेरिएबल रीजन एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करती है। वैक्सीन्स क्या है यार, मैं वैक्सीन का जिक्र पहले भी कर चुका हूँ। वैक्सीन होती क्या है, दरअसल वैक्सीन में ना आप या तो बैक्टीरिया यूज़ करते हो या वायरस यूज़ करते हो, या तो बैक्टीरिया या वायरस का कोई प्रोटीन यूज़ करते हो। और जो बैक्टीरिया यूज़ करते हो, जो वायरस यूज़ करते हो, वो किस तरह का यूज़ करते हो यार, उसमें बैक्टीरिया कोई असल हालत में महफूज नहीं होता या वायरस अपनी रियल हालत में नहीं होता, बल्कि आप उसको ट्रीट करते हो। जब उसको ट्रीट करते हो तो बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस ले आते हो कि वो होती तो हैं, लाइक वो बैक्टीरिया और वायरस तो हैं, बट उनके अंदर जो जिस चीज़ को यूज़ करके वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते थे, आपको बीमारी कराते थे, वो आप इसमें से रिमूव कर देते हो। तो इसको कहते हैं एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया या एटीन्यूएटेड वायरस। तो आप बैक्टीरिया को या वायरस को ट्रीट करके उनकी फॉर्म ही चेंज कर देते हो और उन्हें नॉन हार्मिंग बना देते हो। लेकिन हाँ, उनका एंटीजन अभी भी मौजूद होता है। एंटीजन क्या होता है यार, प्रोटीन का रीजन होता है। इनके ऊपर प्रोटीन्स कुछ होते हैं जो एंटीजन के तौर पे काम करते हैं, जिनके अगेंस्ट आपकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो कर सकती है। और एंटीजन किसके ऊपर होते हैं, आपके पैथोजन के ऊपर होते हैं। सो कह रहे हैं वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये नहीं होती। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो दरअसल आपके जो बी सेल्स होते हैं, आप बी सेल्स को यूज़ करते हो। बी सेल्स के साथ साथ आप जो अब कैंसर सेल होते हैं उनको यूज़ करते हो। बी सेल और कैंसर सेल मिला के आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती है। ठीक है, और जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है दरअसल आपकी, वो इस तरह की होती है कि वो एक ही तरह के वाइट ब्लड सेल से मिलके बनी होती है। यानी एक ही तरह का वाइट ब्लड सेल बार बार डिवाइड करता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बना देता है। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मेरी बी लिम्फोसाइट्स की वीडियो देखें, उसमें मैंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को डिटेल में डिस्कस किया है। सो जो वैक्सीन्स हैं वो ये तो नहीं हो सकती। वैक्सीन आर ट्रीटेड बैक्टीरिया और वायरस या उनका प्रोटीन। बिल्कुल ठीक है, या तो ये बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा या उनका कोई प्रोटीन होगा जिसको एंटीजन कहते हैं। लेकिन हाँ, ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बट हाँ, इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स ज़रूर पैदा हो सकता है। वैक्सीन जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के प्रोटीन नहीं होते। ठीक है, ये होते क्या, एमएचसी प्रोटीन दरअसल आपके सेल के सरफेस मार्कर होते हैं। सेल के सरफेस मार्कर होते हैं MHC1 MHC2। इसको भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। आई विल अर्ज यू, अगर आप नहीं पता आपको इसके बारे में तो ज़रूर देखें, बिकॉज पेपर में इससे MCQs आते हैं। और जो वैक्सीन्स होती हैं दे आर डिस्ट्रॉयड बाय हिटिंग। नॉट लिखा हुआ है तो दिस कैन नॉट बी ट्रू। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर के, सॉरी बी इज़ द करेक्ट आंसर के जो बैक्टीरिया और वायरस होता है उनको ट्रीट करके वैक्सीन के तौर पर यूज़ कराते हो। अरे इम्यून सिस्टम के साथ साथ वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ बाय बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर आपको प्रोटेक्ट करता है, बट बॉडी टेम्परेचर खुद इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है। तो ये तो नहीं है। हार्मोन्स जो होती हैं वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करती। एंटीजन जो होती हैं वो तो बीमारी करवाती हैं खुद, या लाइक बीमारी नहीं करवाती, बट हाँ, एंटीजन वो चीज़ होती है जो आपके पैथोजन के ऊपर मौजूद होता है और ये उस पैथोजन की पहचान होती है। ठीक है, यानी कि जिस पैथोजन के ऊपर एंटीजन लगा होता है आप उसको देखते हो, अरे, और आप पहचान जाते हो कि ये जो पैथोजन है आपकी अपनी बॉडी का नहीं है, आपकी बाहर की बॉडी का है। तो एंटीजन दरअसल एक प्रोटीन्स होते हैं जो आपको बता रहा होता है कि कुछ चीज़ आपकी अपनी है, पराई है। वो नुकसान एंटीजन नहीं पहुँचा रहा होता या प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा होता। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। बॉडी टेम्परेचर भी करेक्ट आंसर नहीं है। म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिकॉज म्यूकस मेम्ब्रेन और सीलिया ही आपको प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज से। उनको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ये आंसर है। फीवर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन को, बिल्कुल नहीं, इंक्रीज़ करता है वो इसको। तो ये तो गलत आंसर हो गया। इंटरफेरॉन क्या होते हैं यार, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो रिलीज़ होते हैं और वो जो वायरस है ना उस वायरस के प्रोटीन को बनने से रोकते हैं, तो वायरस को इनहिबिट करते हैं कि वो लाइक ग्रो ना करे। इसके साथ साथ फीवर क्या करता है, डिक्रीज़ कर देता है कंसनट्रेशन ऑफ आयरन इन द ब्लड। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे भी पढ़ते हैं। ये क्यों आंसर करेक्ट है मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिविटी ऑफ फेगोसाइड्स को ये क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, गलत है, बिकॉज ये इंक्रीज़ करता है।
और डिक्रीज करता है रिप्रोडक्शन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया। दिस कैन बी ट्रू बट बी इज़ मोस्ट करेक्ट। आंसर इज़ दैट क्या, देखो हमने पढ़ा था फीवर वाले ऑप्शन सवाल में, क्योंकि मैंने आपका दोनों ही बुक से करवाया है, बल्कि तीनों बुक से कहूँ तो गलत ना होगा। तो 37 डिग्री पे आपकी बॉडी में नॉर्मल आयरन मौजूद होता है। जब आपको फीवर होता है ना, आपकी बॉडी में आयरन थोड़ा कम हो जाता है। जब कम हो जाता है आयरन, तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करने के लिए आयरन की ज़रूरत होती है। सो अब आपका आयरन कम हो गया है तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं बी टिक करता हूँ ना, ऑटोमेटिकली उसमें ये काम भी आ जाएगा कि उनकी रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पा रही होगी, बिकॉज बी का काम ही यही होता है कि आयरन कम हो जाएगी तो आपका बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा सही से। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में बी एंड डी बोथ होता तो मैं दोनों को टिक करता, पर क्योंकि आपको यहाँ पर चूज़ द बेस्ट है कि आपको जो बेस्ट ऑप्शन है वो यूज़ करना है, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। टी सेल्स और बी सेल्स क्या होते हैं भाई? टी सेल्स और बी सेल आपके लिम्फोसाइट्स की टाइप हैं, ठीक है। नेचुरल किलर सेल तो आपके दरअसल टी सेल ही होते हैं सिर्फ। मैक्रोफेजेस कुछ अलग चीज़ है, रेड ब्लड सेल्स तो बिल्कुल ही अलग है भाई। वो फॉरेन मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स करवाते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं एंटीजन। और एंटीजन किसके ऊपर मौजूद होता है? पैथोजन के ऊपर, ठीक है। तो हम ऑप्शन देखते हैं। और एंटीजन के अलावा हेप्टेन भी कह सकते हैं। अरे हेप्टेन क्या है? एंटीजन आर द बिग मॉलिक्यूल जो इम्यून रिस्पॉन्स करवा पाएँ, और स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपके हेप्टेन होते हैं। दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स करवा सकते हैं। खैर यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पैथोजन है, एंटीबॉडी तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कराता, लिम्फोसाइट भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवाता, हिस्टामाइन भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करवाता। का मतलब है वो इवोक नहीं करवाता, स्टार्ट नहीं करवाता। इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वी नीड पैथोजन जिसके ऊपर एंटीजन मौजूद होगा। तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर, 7 का ए। व्हेन बी सेल आर प्रेजेंटेड विद एंटीजन, जब आप बी सेल के सामने कोई एंटीजन दे दो तो बी सेल उस एंटीजन को पहचान के अपने आप को मल्टीप्लाई कराता है, डिवाइड होकर अपने आप को एक बड़े मैच्योर सेल में चेंज कर देता है, जिसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। और प्लाज्मा सेल इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं। तो प्लाज्मा सेल आर बेसिकली बी सेल जो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे होते हैं। तो बी सेल आर, जब उनको बी सेल को प्रेजेंट करते हो एंटीजन के साथ, तो किस में चेंज हो जाते हैं? प्लाज्मा सेल में चेंज हो जाते हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेमोरी सेल्स क्या होता है? मेमोरी सेल्स आर बी सेल। मॉडिफाइड टी सेल, किलर सेल या सप्रेसर सेल तो नहीं होते, दोनों अलग ही टाइप हैं। मॉडिफाइड टी सेल में हो सकता था, बट देखो नॉर्मल टी सेल जो होते हैं वो आपके मेमोरी सेल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, कोई मॉडिफाइड वगैरह नहीं कर रहे होते। बिकॉज बी सेल या नॉर्मल लिखा हुआ है तो बी सेल होगा। अगर हाँ सिर्फ टी सेल लिखा होता तो बी सेल और टी सेल के मुकाबला होता, फिर भी मैं बी सेल टिक करता। लेकिन अगर बी सेल ना लिखा हो, ये 3 ऑप्शन और साथ में अकेला टी सेल हो, तो टी सेल को टिक करना। बट बी सेल इज़ द मोस्ट एक्यूरेट वन के नॉर्मली बेसिकली ज़्यादातर बी सेल ही आपके मेमोरी सेल के तौर पे काम करता है। जब बंदा एक बूस्टर लगवाता है पोलियो वैक्सीन के लिए या किसी भी वैक्सीन का, तो उससे कौन से सेल होते हैं जो स्टिमुलेट हो जाते हैं? देखो जब आप वैक्सीन लगाते हो ना, तो उस वैक्सीन में जो एंटीजन मौजूद था ना, उस एंटीजन के अगेंस्ट आपके मेमोरी सेल बन जाते हैं। जब आप बूस्टर लगाते हो तो आपकी बॉडी समझती है वो जो बूस्टर है दरअसल वो आपका पैथोजन है जो आपकी बॉडी को अटैक करने आया है। मेमोरी सेल इसको देख लेते हैं और कहते हैं अरे आप तो कोई चीज़ हमें अटैक करने आई है, तो वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड होते हैं। जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड होते हैं तो और बहुत ज़्यादा मेमोरी सेल बनाते हैं। तो मेमोरी सेल दरअसल वो सेल हैं जो बूस्टर लगाने पर लाइक एक्टिवेट हुए हैं या स्टिमुलेट हुए हैं। सो इसका आंसर होगा हमारे मेमोरी सेल्स। किलर सेल्स नहीं होते, ना फेगोसाइट्स होते हैं, ना सप्रेसर सेल होते हैं। मेमोरी सेल आर द दो सेल विच आर डायरेक्टली स्टिमुलेटेड, जब हम उन्हें कोई बूस्टर देते हैं वैक्सीन का। बूस्टर के वक्त मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, पहली वैक्सीन की डोज के वक्त मेमोरी सेल बनते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। और लास्ट वीडियो बिकॉज मिस हो गई थी, उसमें थोड़ा सा ही आपने सुना होगा, आई गेस 2 MCQs भी पूरे नहीं हो पाए थे। सो मैंने ये वीडियो बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप ज़रूर इसी तरह मैं और वीडियोस डालने वाला हूँ और आप उसको ज़रूर देखा करें। और फेडरल के MCQs तो मस्ट हैं भाई, आप सिंध के बच्चे हैं तो आपको फेडरल आनी चाहिए। इसीलिए मैंने जो वीडियोस बनाई हैं अपने लेक्चर में, उनमें मैंने न्यू बुक को भी फॉलो किया है, फेडरल को भी फॉलो किया है। और लाइक दोज लेक्चर्स आर कंप्लीट। अगर आपको कोई भी टॉपिक अभी भी आपको लाइक समझ में नहीं आ रहा तो वो ज़रूर देखें। ख़ास तौर पर जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं ना बायो के, जो लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर हैं लाइक इम्यूनिटी, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, वो उसकी वीडियोस बिल्कुल मिस ना करें, वो ज़रूर देखें मेरी लिस्ट से। इंशाल्लाह दोज वीडियोस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।